चोटी का जोर लगाना पड़ रहा था। परेशानी केवल इतनी नहीं है कि केवल इलाज के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जो परिजन हैं, जो जिनके परिजनों को ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर परेशान हैं, तमाम अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जहां जहां उनको खबर मिल रही है मीडिया के माध्यम से कि वहां पर अस्पतालों में उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा बबलू। कहाँ से आए आप? मैं हाथरस। तो क्या हुआ है, किनको ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, मेरी आंटी हैं, 3 आंटी थी, एक मिल चुकी हैं, एक एक्सपायर हो चुके हैं, दूसरी वाले का पता ही नहीं चल रहा अभी तक। तो कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? सबसे पहले हम एटा गए थे, एटा के बाद कासगंज बताया, कासगंज गए, कासगंज से फिर यहाँ वापस आए। कुछ लोग अलीगढ़ भी भेजे हैं हमने, हाथरस भी गए, अभी तक कोई पता नहीं है। कहाँ गए हैं सर आप लोग ढूंढने के लिए? कौन कौन गायब है अभी, क्या पता चल रहा है? सबसे पहले हम एटा पहुँचे। एटा 27 डेड बॉडी बताई गई। वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर एक हमारी डेड बॉडी मिली हमारे मिलने वालों में। फिर उसके बाद हम कासगंज पहुँचे, कासगंज में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ सिकंदराबाद में आए हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। अब हम क्या बताया? अब यहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं है कि यहाँ से सब लोग इधर उधर भेज दिए गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब कुछ कह रहे हैं कि अलीगढ़ चाहिए, कुछ कह रहे हैं हाथरस में है। हाथरस भी हमने कुछ लोग अपने भेजे हैं, हाथरस में भी बॉडी नहीं मिली अभी तक। शवों का ढेर, आपातकाल के आगे चरमराता प्रशासनिक अमला और आंखों में आंसू लिए अपने दर्द को बयां करते लोग। ये था हाथरस हादसे का वो खतरनाक मंजर जिसने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया। टीप न्यूज़ नेशन। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें। ग्राउंड जीरो पर सिकंदराबाद में घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। डॉग स्क्वाड के साथ मुख्यमंत्री ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, रिपोर्ट तलब की है 24 घंटे में, और 24 घंटे से कम वक्त के अंदर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो फॉरेंसिक टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, ये तलाशने के लिए कि दरअसल में क्या कुछ साक्ष्य वहां से हासिल किए जा सकते हैं। डॉग स्क्वाड के साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंची है। जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल डबास ने आपसे थोड़ी देर पहले विजुअल्स आपको दिखाए थे, हमारे सहयोगी राहुल डबास की ग्राउंड जीरो से घटनास्थल से ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार अमंगल रहा तो बुधवार की सुबह की शुरुआत सबूत जुटाने के साथ हो चुकी है। हम उसी घटनास्थल पे मौजूद हैं जहां सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। इस वक्त की अगर बात करें तो सुबह की पहली किरण से पहले ही फॉरेंसिक टीम यहां पहुंच गई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और उसके बाद देखिए कि जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और फॉरेंसिक टीम लगातार जाँच कर रही है, क्योंकि जो भक्तजन थे वो इन खेतों से बेतहाशा भागते हुए थे। मैं चाहूंगा कि फॉरेंसिक टीम पे जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाइए। जो लोगों का सामान था, जो उनके चप्पल थे, जो जूते थे, वो सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। कोशिश इस बात की जा रही है कि जितने फॉरेंसिक सबूत मिल सके वहां मिले। कैनाइन यूनिट यानी डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर लगातार मौजूद है, और यहाँ पर मैं चाहूँगा जो खेत हैं उनमें जो पैरों के निशान हैं वो भी दिखाइए। रात भर इस इलाके में बारिश हुई है और उसके बावजूद कोशिश ये है कि जितने संभव सबूत हो सके वो जुटाए जा सके। तो ये वो घटनास्थल है जहां पर भगदड़ मची थी, ये वो खेत का इलाका है जहां पर लोग बेतहाशा भाग रहे थे, और इसी वजह से जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए कि जो फॉरेंसिक टीम है उनके जो सामान है वो भी यहाँ से निकाले जा रहे हैं। भाई, कितनी सुबह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बता सके तो? सुबह कितने बजे आ गए थे? सर सुबह हम आ चुके थे 5 बजे के आसपास, और कल शाम भी आए थे। कल रात से कुछ सबूत मिल पाए, क्योंकि बारिश हुई है तो ऐसे में सबूत तो बहुत बार बहने के चांसेस होते हैं। सर्च कर रहे हैं सर, अभी सर्च कर रहे हैं। सर्च में क्या आप जूते चप्पल वगैरह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अभी जो एविडेंस है अभी देख के बता सकते हैं। अभी सर्च प्रक्रिया भी चल रही है। डॉग स्क्वाड भी साथ में? जी है, उस तरफ है। तो डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है, जो सर्च यूनिट है वो यहाँ पर है। कोशिश ये की जा रही है कि साक्ष्यों को तलाशा जाए। कल देर रात यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन रात का समय हो गया था। आज सुबह 5 बजे से लगातार जो सर्च की प्रक्रिया है, जो डॉग स्क्वाड है, जो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है ताकि सबूतों को, साक्ष्यों को जुटाया जा सके। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हाथरस। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में, और जो एफआईआर में बातें दर्ज की गई हैं वो जरा मैं आपको बता दूं। एफआईआर में लिखा गया है कि आयोजनकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम को एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छिपाकर अत्यधिक लोगों को बुलाया गया था। मतलब जितना बताया गया उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा की गई। जो पालन करना था, जिन नियमों का ट्रैफिक कंट्रोल के मद्देनज़र, उनका पालन नहीं किया गया। साथ ही साथ जो तमाम साक्ष्य थे उनको आसपास के खेतों में फेंक कर उन साक्ष्यों
साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है और इसी के मद्देनजर जो आयोजक है और जो सेवादार है, मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता 105, 110, 126, 2, 223 और 238 के तहत ये मुकदमा एफआईआर का दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जिसमें पुलिस ने मोटे तौर पर 3 बातें कही हैं। साक्ष्य छुपाना, जरूरत से ज्यादा भीड़ को बुलाना, प्रशासन को सही जानकारी ना देना, ये तमाम बातें हैं जिनका जिक्र उस एफआईआर में किया गया है, जिसकी कॉपी इस वक्त न्यूज नेशन के पास है। जो प्रमुख सेवादार है, हमने कल आपको वो एक्सक्लूसिव होर्डिंग दिखाया था जिसमें इस सत्संग के तमाम जो आयोजन करता थे उनका नाम था। उसमें सबसे पहला नाम जिस शख्स का था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि वो बाबा जो स्वयं को स्वयंभू भोले भगवान बताता है, वो उस बाबा का नाम इस एफआईआर की कॉपी में नहीं नजर आ रहा है। तो बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जो बाबा का प्रमुख सेवादार है, जो मुख्य आयोजन करता है, उसके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, अभी जो अपडेट है वो ये है कि फॉरेंसिक टीम को अलग अलग जगह से खेतों के अंदर से सामान मिल रहा है, जूते चप्पल मिल रहे हैं। जिस तरीके से आपने एफआईआर का जिक्र करते हुए बताया कि साक्ष्यों को छुपाने या फिर साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई, वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि मैं चाहूँगा कि सीधे जो मेरा कैमरा सहयोगी है वो आपको उन तस्वीरों में दिखाए जहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और खेतों के बीच में जो पहले था वो हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, वो हमने बिल्कुल आपको रोड के साथ में दिखाई थी। लेकिन अब खेतों के बीच में से भी जो जूते चप्पल बाकी सामान है वो मिल रहा है। जब फॉरेंसिक टीम वालों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, ऑफ कैमरा बात हुई, लेकिन राहुल, एफआईआर की कॉपी न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बड़ा सवाल ये कि जो मुख्य आरोपी होना चाहिए वो बाबा जिसके सत्संग को सुनने के लिए लोग जाते हैं, वो बाबा जो गलत जानकारी देकर परमिशन दिलवाता है आयोजनकर्ताओं को, उस बाबा का नाम एफआईआर में ना होना चौंकाता है। निश्चित तौर से चौंकाता है। और जैसे से अनुराग दिन चढ़ेगा इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आएंगी, क्योंकि इससे पहले भी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। सोशल मीडिया में अखिलेश यादव के साथ बाबा की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला ज़रूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाबा का काफिला जैसे ही निकलता है वैसे ही भगदड़ मच जाती है। जो आई विटनेस थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि बाबा के जो कथित तौर पर ब्लैक आर्मी कही जाती है, जो उनके सेवादार थे, वो भी हताहत हुए हैं, वो भी भीड़ को रोकने में नाकाफी साबित हुए हैं। तो निश्चित तौर से बाबा का नाम फिलहाल एफआईआर में ना होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उम्मीद है कि इस पर पॉलिटिकल अपडेट आने वाले कुछ घंटों के अंदर जरूर सामने आएंगे। जी अनुराग। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बाबा पिछले लगभग 15 घंटे से फरार है। बाबा की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। राहुल डबास, जो एफआईआर में लिखा गया है वो ये कि देखिए, आयोजनकर्ताओं ने जितनी संख्या बताई थी उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर जुटी, जिसके बारे में गुमराह किया गया प्रशासन को। बाबा से सवाल जवाब तो अब तक होने चाहिए थे। निश्चित तौर से, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, जो किला नुमा महल है बाबा का, वहाँ अभी तक पुलिस की अंदर दबिश क्यों नहीं हुई है? क्या बाबा वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ से अगर दूरी की बात करें, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से लेकर 2 घंटे के आसपास की दूरी है। तो वहाँ पर आसपास पुलिस मौजूद है, अंदर अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आयोजक है वो बाबा के करीबी बताए जाते हैं। जो आयोजन हर मंगलवार को होता है, ऐसा नहीं है किसी बार हुआ है, हर महीने के पहले मंगलवार को इसी तरीके से लाखों भक्त सत्संग के लिए जुटते हैं। इसी तरीके से बाबा के पैरों की धूल, उनके यहाँ तक की जो टायर की मिट्टी है वो माथे से लगाई जाती है। तो क्या पहला आयोजन है? इससे पहले का आयोजन नहीं हुआ? और क्या जो पहले आयोजन हुआ उसमें नियमों की अनदेखी नहीं हुई है क्या? क्योंकि अनुराग, जितना कहा गया था उससे ज़्यादा पब्लिक आई, जो समय दिया गया था उससे लंबा पूरा का पूरा सत्संग चलता है। जो रूट दिया गया था वो रूट बहुत नैरो था, यानी लोग निकल के भाग नहीं सकते थे। जो भगदड़ हुई उसमें मौसम भी जिम्मेवार है, उसमें लोग बाबा के दर्शन करना चाहते थे, वो भी एक समस्या है। लेकिन नियमों की खिल्ली उड़ाई गई, ये भी एक सवाल है। राहुल, जो एफआईआर की कॉपी न्यूज नेशन के पास है उसमें 3 बातें मोटे तौर पर लिखी गई हैं। उसमें ये लिखा गया है कि
जो साक्ष्य हैं उनको छिपाने की कोशिश की गई। उसमें ये लिखा गया है कि जो यातायात नियंत्रण के लिए आयोजक को परमिशन लेनी थी उसका पालन नहीं किया गया उन शर्तों का। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, जितनों की परमिशन मांगी गई थी, जितनों के बारे में बताया गया था उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जुटाई गई। क्या ये 3 मोटे तौर पर जो आरोप हैं ये बाबा की मुश्किलें बढ़ाते हैं? क्या वाकई बाबा पर शिकंजा कस रहा है इस FIR में? देखिए, निश्चित तौर से जो तीनों आरोप हैं वो तीनों आरोप FIR में दर्ज है। आप मेरे पीछे जो फोरेंसिक टीम है वो देख सकते हैं। मैं आपको वो हाईवे भी दिखाऊंगा जिस हाईवे को बंद कर दिया गया था और जो FIR में दर्ज है नेशनल हाईवे। दरअसल इसी नेशनल हाईवे के किनारे न्यूज़ नेशन मौजूद है। लगभग आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक ये पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे की नहीं, वो बंद कर दिया गया था। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं थी, यहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए थे, ट्रक्स के ऊपर बाबा के भक्त मौजूद थे। जो हमारे पास वीडियोस हैं, जो कल की तस्वीरें, वो साफ तौर पे बयां करती है कि किस तरीके से आपने ट्रैफिक को रोक दिया था, किस तरीके से जो लोगों के खेत है, जो किसानों के खेत है, वहाँ भी भक्त मौजूद थे और उनकी फसलों का भी नुकसान हुआ है। और सामने आपको वो पंडाल भी नजर आएगा जिस पंडाल में ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया था। उस पंडाल के बाहर भी हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे। तो निश्चित तौर से जो सवाल खड़े किए गए हैं वो सवाल लाजमी है, लेकिन बाबा का नाम FIR में ना होना। राहुल, FIR में उन तमाम अनियमितताओं का जिक्र किया गया है जिसके चलते ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यही कि क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा है या फिर लापरवाही भरी साजिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सामने आएगी, सच सामने आएगा। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हादसा है या साजिश? हाथरस में मौत के इस खेल पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर गौर करें तो ये संकेत मिलता है कि हाथरस का ये कांड एक हादसा नहीं, बड़ी साजिश भी हो सकती है। योगी सरकार इस हादसे की हर एंगल से जांच में जुट गई है। सीएम योगी हाथरस हादसे के बाद हालात पर पल पल की निगाह बनाए हुए हैं। घायलों की देखभाल से लेकर घटनास्थल पर चल रही एक एक चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा कैसे हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच भी शुरू हो गई है। देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना के जांच की जिम्मेदारी एडीजी आगरा को सौंपी है। एडीजी आगरा के अलावा अलीगढ़ के कमिश्नर भी इस जांच टीम का हिस्सा है। हाथरस में मौत का मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोगों की चित्कार सुनाई दे रही है। अभी भी बहुत से शव हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। हादसे के बाद हालात बेहद ही भयावह है, लेकिन बड़ा सवाल है कि मौत का यह खेल क्या किसी साजिश का हिस्सा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही ने 116 लोगों की जान ले ली। हादसा क्यों और कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, जांच कमेटी की रिपोर्ट से ये सच सामने आएगा। लेकिन हादसे वाली जगह का मंजर देखकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, देखकर जरूर कहा जा सकता है कि साजिश का कोई एंगल भले ही पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन लापरवाही के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता। सत्संग के लिए बड़ा सा टेंट लगाया गया था। टेंट में नारायण हरि का मंच बना हुआ था। टेंट में 5 से 10 हजार लोगों की जगह थी। सत्संग में 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। नहीं, मेरी आंटी हैं, 3 आंटी थी, एक मिल चुकी हैं, एक एक्सपायर हो चुके हैं, दूसरी वाले का पता ही नहीं चल रहा अभी तक। तो कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? सबसे पहले हम एटा पहुंचे। एटा 27 डेड बॉडी बताई गई। वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर एक हमारी डेड बॉडी मिली हमारे मिलने वालों में। फिर उसके बाद हम कासगंज पहुँचे। कासगंज में कुछ भी नहीं था। अब यहाँ सिकंदराबाद में आए हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की नाथनी तब को धक्का मुक्की भई ना भड़दारी परी, सोई पे छोड़ गई पंडाला में। तो और कितनी उम्र होगी उनकी? 16 साल की है। तो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप? पंडाल में ढूंढ लई, जहाँ ते हम आए वहाँ जगह देख ली, सबरी आवाज लगवा दी माइक में, और फिर जहाँ बताई तो यहाँ आए गए। हाथरस में इस समय प्रशासनिक अफसरों का तांता लगा हुआ है। डीजीपी और मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं।
प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह और असीम अरुण भी ग्राउंड जीरो पर कैंप कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यही तत्परता अगर प्रशासन हादसे से पहले दिखाता तो शायद इतनी बड़ी घटना को टाला जा सकता था। हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम ने कार्यक्रम की परमिशन दी थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। हाथरस में मौत के गुनहगारों की तलाश शुरू हो गई है। आयोजनकर्ताओं समेत कुल 22 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब इस कार्यक्रम की परमिशन दी गई थी तो सुरक्षा इंतजामों की जांच में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मुख्य सचिव का कहना है कि 80,000 लोगों की परमिशन स्थानीय प्रशासन ने दी थी, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि सत्संग वाली जगह पर मुश्किल से ही कुछ पुलिस के जवान मौजूद थे। 80,000 लोगों की परमिशन, 1.25 लाख लोग कैसे आए? हजारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ पुलिस वालों पर क्यों? इतने बड़े आयोजन को लेकर लापरवाह क्यों रहा प्रशासन? सत्संग स्थल पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इंतजाम भी नहीं थे। हाथरस में हुई घटना के लिए आयोजनकर्ताओं के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। एक जगह पर लाखों लोग जमा होते हैं, इनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे होते हैं, लेकिन प्रशासन सोता रहता है, आंख बंद किए रहता है। प्रशासन को भली भांति ये पता था कि बाबा नारायण सरकार हरि के कार्यक्रम में हजार लोग जुटेंगे, बावजूद इसके सत्संग स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर कहे जा रहे हैं। मंगलवार की दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच ये दुखद खबर घटित हुई, लेकिन बाबा नारायण सरकार हरि के भक्तों का रेला 24 घंटे पहले से हाथरस आना शुरू हो गया था, लेकिन प्रशासन ने अपनी ओर से कोई भी फुर्ती नहीं दिखाई। 116 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। एक अंधी आस्था का ये सफर इस तरह मौत के दरवाजे पर लाकर छोड़ देगा, कोई नहीं जानता था। हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है, लेकिन असली सच तो ये है कि हादसा कैसे हुआ ये अहम नहीं है, हादसा हुआ ही क्यों? 116 लोग अकाल मौत के शिकार कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब बाबा नारायण सरकार हरि और उनके आयोजनकर्ताओं को तो देना ही होगा। स्थानीय प्रशासन भी इसके लिए कम दोषी नहीं है।